I, Vijay Kumar Bhagat, and I am going to continue the lecture on the same topic, Gauss law, yesterday on 24th June. I had given a lecture on Gauss law by solving some questions from S.C. Verma book, Concept of Physics. Today, I am going to do application of Gauss law or Gauss theorem. Actually, in the application of Gauss law and Gauss theorem, what we will do here in the application or by the application of this law, we will find E electric field expression formula. E expression at a point in the surrounding of the continuous charge distribution. Continuous charge distribution. So here we will take some examples, common examples of continuous charge distribution that are normally asked in board exam. पहला तो ये है कि गॉस लॉ, गॉस थ्योरम का क्या करेंगे एप्लीकेशन में इस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालेंगे और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करें. तो नाउ हियर वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक है a hollow charged sphere and hollow charged sphere, hollow sphere can also be named as a spherical shell. A spherical shell, स्फीयर का कवच हिंदी में बोलते हैं. ये स्फीयर के अंदर मास नहीं होगा. जैसे हम लोगों का बॉल, उनके अंदर मास नहीं होता है, एयर रहता है. बाहर भी एयर रहता है, यहाँ बॉल का प्लास्टिक मटेरियल रहता है. थिंक इन द सेम वे. टेक ए होलो चार्ज स्फीयर and where is charge on the sphere, on inside surface or outside surface. तो here charge will remain on outside surface. यहाँ charge दिखा रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक जैसा है. हालांकि ये स्फीयर के सेंटर से अगर काफी दूर, बहुत दूर जाके पॉइंट कंसीडर करेंगे और उन दूरी के कंपैरिजन में इनका साइज काफी छोटा हो जाएगा, तो देन दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट की तरह लेंगे. लेकिन अगर मान लेते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट दैट टाइम हम इनको पॉइंट चार्ज में तो लेंगे नहीं, क्योंकि सेंटर से
ये अंदर के पॉइंट का डिस्टेंस इनके रेडियस से छोटा है, उस समय में इनको लेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन यही है, अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? क्या कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं? तो आंसर है उनसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है, तो इसको छोटे छोटे पॉइंट में कंसीडर करना पड़ेगा। तब किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको इंटीग्रेट करना होगा, यानी कूलम्ब्स लॉ में दो प्रोसेस करना होगा। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना होगा फॉर द पॉइंट चार्ज एंड देन सेकेंड प्रोसेस इंटीग्रेशन। लेकिन गॉस लॉ में क्या है? गॉस लॉ में इन ओनली वन स्टेप वी कैन गेट द आंसर। तो दिस इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या करना है, and to find E, नेक्स्ट क्या है, and to find E at any, तो and to find E at any inside the point by the use of गॉस लॉ। ये है हम लोग का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहां पर कहा गया है टू फाइंड ई एट एनी इनसाइड पॉइंट बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ। So here by the use of the Gauss law, how can we get electric field at any inside point? This is the spherical body. Now we are taking some bigger figure because we have to calculate electric field at the inside point. Put the charge on outer surface of the hollow sphere. Total amount of charge is Q. Here O is the center of the sphere, R is the radius, and at some distance small r, here we are taking point A. At A, we have to find electric field expression by the use of Gauss law, and Gauss law will be the surface integral of electric field over closed surface is equal to charge enclosed by epsilon 0. So in the expression, to apply the Gauss law, we have to calculate surface integral of electric field over closed surface. So to calculate the surface integral of electric field over closed surface, imagine a surface, hypothetical surface passing through the point A और कंसेंट्रिक विद द स्फीयर। ऐसे सोचना है, ये ऐसे डॉटेड स्फीयर ड्रॉ कर, क्यों? ये फ्लक्स निकाल और इन पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। सो दिस स्फीयर कैन बी नेम्ड एज गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर नाम दिया। At every point on the Gaussian sphere, how much field is we don't know, जानते नहीं है, लेकिन तब क्या करेंगे, अननोन लेंगे, E is the field value, ऐसे। तो आगे लिख रहे हैं to find E at A by the use of Gauss law, we consider a spherical Gaussian surface concentric
with O and passing through A, ऐसे कंसिडर कीजिए। और ये सपोज कर लेते हैं, सपोज E is the value of electric field on the Gaussian sphere. Suppose E is the value of the electric field on the sphere, ऐसे। Then now what will be the next step? So in the calculation of the electric field, here next step will be now do the surface integral of electric field over this closed surface. And here starts process. These two are the dot products of field vector. So take here modulus of E, modulus of ds and cosine of angle between them. यहाँ स्फेरिकल केस में छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेना होगा। ऐसे एक एरिया का छोटा एरिया यहाँ कंसिडर किया जिसको ds एरिया बोलेंगे। ये एरिया वेक्टर विल बी टेकन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड। सो what is the angle between them? 0. Take here cos 0, because this theta will be the angle between E and ds. Cos 0 becomes 1, then E ds. Now see in the integration, electric field is constant in value में तो कांस्टेंट है ना, रेडियली आउटवर्ड है हर जगह, लेकिन यहाँ तो ये वैल्यू में तो कांस्टेंट है ना हर जगह। कैसे कह सकते हैं? तो बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री समझ लें, ये स्फीयर का हर एक पॉइंट ये सेंटर से बराबर दूरी पे है, इसलिए फील्ड बराबर होगा, तो उसको बोलते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। एज E is same by the concept of symmetry. So in surface integral of electric field now, E being constant will be taken out and integration will be carried on ds. और सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि ds इंटीग्रेशन मीन्स ऐसे छोटे छोटे जितने भी एरिया है ऑन दिस इमेजिनरी स्फीयर सबका सम, तो टोटल कितना होगा? होल एरिया S, और S कितना होगा? तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यू नो वेरी गुड। कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. दिस will be named as calculation of the electric flux over the closed surface. Now what will be the next step? Then from Gauss law, surface integral of electric field is equal to charge enclosed by epsilon 0. This can be considered as equation 2. और इसको ऐसे समझना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए काम कर रहा है दो आदमी, एक हम लोग
में कोई एक और एक गॉस है। हमने जो काम किया, हम लोगों का ये रिजल्ट इक्वेशन 1 में आया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। और गॉस तो के पास तो फार्मूला है, गॉस सीधे कर सकते हैं, ये टोटल प्लस इसके बराबर होगा, ऐसे समझना है, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन द गॉसियन स्फीयर अंदर, बाहर से नहीं मतलब अंदर कितने चार्ज है, 0। तो सिंस Q enclosed is 0, therefore E ds will be, यहाँ 0 पुट करने से 0, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब फ्रॉम 1 एंड थर्ड क्या कंक्लूजन आ रहा है, therefore from 1 and third E into 4 pi r square equal to 0. Finally E electric field comes 0. इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स 0 मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, ये नहीं कि 0 ही होगा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट होगा। कितना होगा वो आगे के डिस्कशन में आएगा। यहाँ के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही अंदर हर जगह होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम चाहते हैं कि यहाँ आप इसको अच्छी तरह समझ लें, कारण कि ये आगे आपको फिजिक्स को, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उनसे रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स है सब में यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ नहीं होता है ना, वहाँ पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, सेम होता है। ये अंदर में कितने पॉइंट्स आप सोच सकते हैं, ये डॉटेड स्फीयर के अंदर इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट पे आप जाके, आपके पास डिटेक्टर है पोटेंशियल मापने वाला, ऐसे लगा दी, सपोज यहाँ आया 5 वोल्ट, हर जगह 5 नहीं आएगा। और अगर यहाँ डिटेक्टर शो कर रहा है 0 तो हर जगह 0 भी आएगा, ये भी हो सकता है केस, लेकिन हर जगह बराबर होगा। और इसके अंदर आप फ्रीली जा सकते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिकल झटका। आजकल जैसे बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, थंडरिंग हो रही है, बादल गरज रहा है। उस समय में आप, ये तो कभी जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ऊपर क्या है, क्लाउड चार्ज है और नीचे अर्थ न्यूट्रल है। अब क्लाउड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऐसा है कि ये क्लाउड मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, अर्थ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इन द स्पेस बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तब इसके अंदर क्या हो गया, डिस्चार्जिंग शुरू हो गया। डू यू नो डिस्चार्जिंग मतलब अंदर जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल का चार्ज इनसे छिन के, यानी एयर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में जाने लगा, ये पॉजिटिव है, ये क्लाउड के पास जाने लगा। यही करंट, इसके अंदर एक करंट सेटअप हो गया, और ऐसे करंट जो चलने लगा तो वो आपको लाइट के फॉर्म में दिख रहा है, स्पार्किंग के फॉर्म में। आप यहाँ खड़े हैं, आपके बॉडी से भी पास कर जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। सोचने लगेगा क्यों लगा इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर से हम करें, ये 0 पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, और अगर ये इनका पोटेंशियल इक्वल होता तो यहाँ फील्ड नहीं होता, और फील्ड नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगेगा। अल्टीमेटली आंसर है कि वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हियर in this result what we are observing,
देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, सो इनके अंदर हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं अर्थ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तभी तो घर से बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार से यहाँ आते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। So inside this electric field will be zero. And how you have concluded by the use of Gauss law. Now next part of this is to find E, F and outside point due to the charged spherical shell। हमने थोड़ा यहाँ नाम चेंज किया है, अभी तुरंत बताए थे। व्हाट इज द चार्ज स्फेरिकल शेल? चार्ज होलो स्फीयर। तो हियर कंसीडर दिस वन इज द होलो स्फीयर, R is the radius, O is the center. From the center at the distance R, here we are taking point A, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब स्टूडेंट्स इसमें जनरली क्या करता है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आया एग्जाम में, तो सबसे पहले उसका जो दिमाग जाता है हमेशा डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करिए। मेरा एक सजेशन है हर एक स्टूडेंट्स को, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन एक बार सफिशिएंट होता है, और एक बार से ज़्यादा आप उसको लिखिएगा तो आपको लगता है तो मार्किंग स्टेप्स बनेगा। जो बात हमको करना है वो फिगर में दिखा चुके हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि हमारे फिगर को देखने वाले जो लोग हैं उनको कंफ्यूजन है, तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। और इतना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करना वगैरह। Consider a hollow sphere on this q amount of charge has been given, then it is uniformly distributed, O is the center of the sphere। अब यहाँ ये एक लाइन जो यूज किया है O is the center of the sphere, ये मेरे हिसाब से बेकार का स्टेप है, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है सेंटर। फिर बोल रहे हैं R is the radius of the sphere, बेकार का स्टेप है, आप सोचिए। फिर बोल रहे हैं पॉइंट ए आर डिस्टेंस पे है, बेकार का स्टेप है मेरे हिसाब से। ऐसे आपका अपना चॉइस है, जैसा हम वैसा हम इसमें अपने हिसाब से आपको करके दिखा रहे हैं। इन फिगर क्यू टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली distributed on the sphere। अब आगे क्या करना है, टू गेट E electric field at the point A by the use of Gauss law। Gauss law तो यूज करेंगे, by the use of गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ तो सरफेस पे फ्लक्स निकालने के लिए होता है, सरफेस तो होना चाहिए ये पॉइंट से जो पास होगा। तो एक कंसेंट्रिक स्फीयर जो अभी इनसाइड ड्रॉ किए थे, ये आउटसाइड इसे बड़ा सा ड्रॉ करें, और बड़ा सा ड्रॉ करके वही प्रोसेस होगा जो उसमें किए थे, इसमें वही करेंगे। और कंक्लूजन में फील्ड का एक्सप्रेशन लाइन। जा रहे हैं फॉर दिस ड्रॉ गॉसियन स्फीयर passing through a
concentric with their O. Like this. And on this consider electric field Eg. हम ऐसा मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, डायरेक्शन भी देखते हैं रेडियली और कंसीडर एरिया एलिमेंट ds. Now calculation of surface integral of electric field. अब आपको ये चीज समझ में आया नहीं हुआ है क्या? हम इनको बार बार स्टेट करें. E सिमेट्री से सेम है, ds es आया, E 4 पाई r स्क्वायर आ गया, इनको 1 ले. तो ये कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स हम लोगों के द्वारा किया गया है. अब गॉस साहब के फार्मूला से क्या कंक्लूजन है वो अप्लाई कर रहे हैं. Then from Gauss law, total electric flux is equal to charge enclosed by permittivity. Here see, in the Gaussian sphere how much charge has been enclosed? Q charge. So Q by epsilon 0, consider this as 2. From 1 and 2, 1 में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आया था और ये Q by epsilon 0. Therefore E comes 1 by 4 pi epsilon 0 m3 by r square. This is the formula. निकल आया. ये फार्मूला देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ Q अमाउंट ऑफ सेंटर पे पॉइंट चार्ज लेते तो r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? इतना ही होता है. फार्मूला एक कंक्लूजन क्या दे रहा है? फॉर द आउटसाइड पॉइंट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर कैन बी एज्यूम्ड, माना जा सकता है ऐसा, एज पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. कभी कभी जैसे सीबीएसई बोर्ड सब में क्या करता है, ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देने के बाद क्वेश्चन का टेल पार्ट में ये भी आपको कहेगा ऑल्सो ड्रॉ द वेरिएशन बिटवीन ई एंड आर, जैसे वो भी कर रहे हैं. अब आगे के पार्ट में अगर ऐसा कहा गया है कि ऑल्सो ड्रॉ द वेरिएशन बिटवीन ई एंड आर, इनके लिए ये जैसे होलो चार्ज स्फीयर है, ये सेंटर है. अंदर तो फील्ड 0 आया था, बाहर कितना आया था अभी देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर. वेरिएशन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे? ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मार्क कर दिए विद द पेंसिल. ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे शो कर दिए r, मींस वी विल प्लॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r.
वैल्यू सब रखेंगे। यहाँ वैल्यू है नहीं तो वैल्यू कहाँ से लाएंगे? एक प्रपोजल दिया कि ऐसे वैल्यू रहता तो ऐसे रखते, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे दिखा दिए। अब आप इसमें वेरिएशंस को शो करिए बाय द कर्व। तो ये सेंटर है, सेंटर से ये सेंटर से यहाँ तक आए, यहाँ तक इस लाइन पर उसको दिखा रहे हैं। यहाँ तक अगर मूव किए स्फीयर के अंदर R इक्वल टू R, तो इसमें फील्ड कितना मिला? 0। तो फील्ड 0 मिला, ये लाइन पर 0 ही वैल्यू रखेंगे। जैसे सरफेस पे पहुंचे यहाँ फील्ड हो गया 1/4πε0 Q/r²। एकाएक फील्ड सडन हाई वैल्यू में अपीयर हुआ। यहाँ वैल्यू को हम शो कर सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। और इनके आगे क्या होने लगा देखिए, ये फील्ड जो है इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट Q कांस्टेंट, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगा r²। तो इनके बाद फील्ड ऐसे घटने लगा और ऐसे शो करेंगे, यहाँ ये दिखाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चूंकि यहाँ पावर 2 आया है, अगर 1 रहता तो इनका सिंपली नाम ऐसे दे सकते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर पावर 2 है तो इसको ऐसे मॉडिफाई करके बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ सेकेंड डिग्री। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ सेकेंड डिग्री। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था of the question to find E at outside inside point due to charged spherical cell। अब गॉस लॉ से अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सर E कभी खत्म नहीं है। To find E in the surrounding of the linear charge distribution। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके लिए एक ऐसे रॉड ली, रॉड के सरफेस पे चार्ज क्रिएट किए बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन आल्सो कैन बी। ऐसे रॉड लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसे शो कर दिए। इसके लिए बुक में देख भी सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में ये रॉड के लिए वर्ड यूज किया है लॉन्ग रॉड, काफी लंबा है। तो ये पूरा लॉन्ग रॉड पे टोटल कितना चार्ज है, जब लॉन्ग बोल दिया तो काफी बड़ा है, तो चार्ज भी काफी बड़ा है, उसको बोल सकते हैं इंफिनिटी। उस केस में यूनिट लेंथ पर 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा माने, यूजुअली ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इन फिगर ये लैम्डा is a linear charge density on the rod। और रॉड के एक्सिस से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया, यहाँ हमको ये ऑब्टेन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट E at A by the use of
गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। वी ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर passing through a coaxial with the linear charge। ये जो linear charge का एक्सिस है उसी के साथ हम एक सिलेंडर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, दिखा है सिलेंडर ऐसे ड्रॉ। ये कला है गॉसियन सिलेंडर। अब इसमें थोड़ा सोचेंगे, ये कर्व पार्ट है सिलेंडर का, ये कर्व ऊपर क्या है फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट। ये फ्लैट पार्ट का एरिया एलिमेंट, छोटा एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यहाँ भी एक कर्व पार्ट का एरिया एलिमेंट ऐसे होगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, इनका एरिया एलिमेंट ऐसे होगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, ऐसे होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरह से होगा, 90 का एंगल बनाए। यहाँ इस तरह से 90 का एंगल बनाए। ऊपर वाला जो ये कैप है ना, ढक्कन सर्कुलर फॉर्म में, उससे कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस होकर नहीं निकल रहा है, इसलिए प्लस 0 होगा, नीचे 0 होगा, कर्व पार्ट से होगा। हम इनको एक ही बार कैलकुलेट कर देते हैं। देन EDS कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे EDS सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर कर्व पार्ट। अब जैसे यहाँ लिखे ना कर्व पार्ट, तो यहाँ हम ये सर्कल नोटेशन हटा दें, क्योंकि कर्व पार्ट एक एरिया का भाग है, नॉट द क्लोज टोटल क्लोज फिगर। ये EDS ऑन अपर ये क्रॉस सेक्शन, अगेन EDS ऑन लोअर क्रॉस सेक्शन। और कैलकुलेशन शुरू करते हैं। EDS on curve part, modulus of E, modulus of DS, and angle between them is 0. See here, both are parallel. And on this E modulus, DS modulus cos 90, यहाँ आएगा ऊपर के लिए, नीचे के लिए भी वही आएगा, हम 0 लिख देते हैं। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और cos 0 1, और E बाहर आ गया यहाँ से। DS का इंटीग्रेशन S हुआ, और आपको सोचना पड़ेगा कर्व पार्ट का एरिया क्या लिखते हैं, सिलेंडर का 2 पाई r है, ये 1 हो गया। L क्या है, लेंथ है, लेंथ L, ये 1 हो गया। फ्रॉम गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q चार्ज इनक्लोज, Q enclosed by permittivity, EDS equal to Q enclosed lambda L. Lambda is the charge on unit length, L is the length, by epsilon 0 can be considered as 2 from 1 and 2. E 2 pi r L lambda L by epsilon 0, L get cancel, E lambda by 2 pi epsilon 0 r, ये फील्ड एक्सप्रेशन आया। और इनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें वो भी हम तुरंत ही कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है।
बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन आर ई, यहाँ देखिए लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट रहेगा फॉर दिस, सो ऐसे रहेगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने इसमें दो टॉपिक्स फिनिश किया है, दो, टू फाइंड ई ड्यू टू स्फेरिकल और लीनियर। अब नेक्स्ट टुमारो we will do for the plate and the sheet, and after that we will do some questions from concept of physics SC Burma. So friends, please subscribe the video and give also positive negative comments, feedbacks, so that I will be motivated by you and I may continue the lecture. Thank you.